हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी विल में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीएनए का सचित्र वर्णन, या इसी को एक और टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है वाटसन एवं क्रिक के द्वारा प्रस्तुत डीएनए का सचित्र वर्णन करो। मेरे भाई ये 5 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये प्यारा सा वीडियो। मेरे भाई, वाटसन और क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलित संरचना बताया था, ठीक है, और इसके कारण ही इन लोगों को 1953, ठीक है, तो 1953 ईस्वी में वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए के द्विकुंडलीय संरचना प्रस्तुत किया था, और इसी के कारण 1962 ईस्वी में मेरे भाई इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। वाटसन और क्रिक को, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना। समझ गए यहाँ तक की बातें? अच्छा भैया, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इन्होंने अपने डीएनए के द्विकुंडलीय संरचना जो प्रस्तुत किया उसमें क्या क्या बातें बताई हैं इन्होंने, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि प्रत्येक डीएनए अणु 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बनता है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और, ये बच्चों डीएनए होता क्या है? डीएनए का अगर हम लोग फुल फॉर्म जाने तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो आप लोग कहीं कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अच्छा, बात करते हैं कि डीएनए अणु 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बनता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, फास्फेट समूह और नाइट्रोजन क्षार से, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा, फास्फेट समूह और नाइट्रोजन क्षार से। तो पहला पॉइंट ये भैया, ये जो नाइट्रोजन क्षार होता है ये भी हमारा 4 प्रकार का होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। एडेनिन को हम लोग कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, गुआनिन को कैपिटल जी से, साइटोसिन को कैपिटल सी से और थायमिन को कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है ना। प्रत्येक डीएनए अणु, कोई भी डीएनए ले लो, ठीक है ना, वह 3 घटकों से मिलकर के बनता है। पहला डीऑक्सीराइबोज शर्करा, दूसरा फास्फेट समूह, तीसरा नाइट्रोजन क्षार। और ये जो नाइट्रोजन क्षार होता है ये भी 4 तरह का होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। क्लियर है यहाँ तक की बातें? अच्छा, आपने आरएनए का भी नाम सुना होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए में थायमिन के जगह पर यूरेसिल पाया जाता है, जिसको हम लोग कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है आरएनए और डीएनए में, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप लोग लिख लेना कहीं पे, थायमिन के जगह पर यूरेसिल पाया जाता है, जिसको हम लोग कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है भैया। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने क्या बताई कि डीएनए के प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। अच्छा, डीएनए के प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, जिनका व्यास लगभग 22 एंगस्ट्रॉम होता है। अच्छा, आइए अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ये होता है बच्चों, ये जो यहाँ पर राउंड राउंड है इस तरीके से, ये वाला पोर्शन, ये ऐसे 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 करके है ना, ये ऐसे ऐसे, ये क्या है? ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है मेरे भाई, इसका जो व्यास होता है यहाँ पर देखो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 20 × 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी है मैंने, मीटर में इसको कन्वर्ट करें तो यहाँ पर हम लोग 10⁻10 से मीटर से हम लोग मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, इस एंगस्ट्रॉम से मीटर में चेंज हो जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक की बातें? ठीक है, चलिए। और यहाँ पर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, क्या बच्चों? ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है यह किससे बनता है बच्चों? पेंटोज। किससे बनता है ये? फास्फेट और शर्करा। ये इस तरीके से फॉस्फेट शर्करा, फॉस्फेट फॉस्फेट शर्करा, फॉस्फेट शर्करा, फॉस्फेट शर्करा, इस तरीके से ये, इस तरीके से बच्चों ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ये किससे मिल करके बनता है बच्चों? किससे मिल करके बनता है भैया? यह फॉस्फेट, फॉस्फेट समूह से और शर्करा समूह से, फॉस्फेट समूह से और शर्करा समूह से, ठीक है। इन दोनों से मिल करके बनता है, ठीक है ना। समझ गए यहाँ तक की बातें? चलिए देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तीसरा पॉइंट में इन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट तथा शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है ना। ये एकांतर मतलब यहाँ पर फॉस्फेट है, यहाँ पर शर्करा है, यहाँ पर फॉस्फेट है, यहाँ पर शर्करा है, फॉस्फेट है, शर्करा है, फॉस्फेट है,
शर्करा, इस तरीके से। समझ में आ गई बातें? चलिए अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बताया? नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया कि फॉस्फेट समूह एक तरफ की शर्करा के 5 डैश कार्बन तथा दूसरी तरफ के 3 डैश कार्बन से जुड़ा होता है। भैया ये बोल रहा है कि अगर जो हमारे पास यहाँ पे ये जो फॉस्फेट समूह है, जैसे मान लो ये है, ठीक है, एक तरफ से 5 डैश वाले से जुड़ा है, तो दूसरी तरफ से यहाँ पर ये वाला क्या होता है? ये वाला होता है 3 डैश, ये वाला होता है 3 डैश और ये वाला होता है 5 डैश। ठीक है, ठीक है ना? तो ये अगर ये देखो, ये अगर इस तरफ से 5 डैश कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये इस तरफ से जो हमारा फॉस्फेट है 3 डैश कार्बन से जुड़ा रहता है। ये बात इन्होंने बताया। क्लियर है यहाँ तक की बातें? क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है इस तरीके से ये किसके द्वारा आपस में जुड़े होते हैं बच्चों? नाइट्रोजन क्षार के द्वारा। किसके द्वारा? नाइट्रोजन क्षार के द्वारा। नाइट्रोजन क्षार के द्वारा ये जुड़े होते हैं। ठीक है ना? कैसे जुड़े होते हैं ये देख लो। ए से एडेनिन, टी से थायमिन, ए से एडेनिन, टी से थायमिन, है ना? समझ में आ गई बातें? तो इस तरीके से जुड़े हैं। ठीक है, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड। देखो ये जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इनको कौन जोड़ रहा है? ये जो नाइट्रोजन क्षार है, यही तो है नाइट्रोजन क्षार। ठीक है ना? समझ में आ रही है बातें? आ रही है ना मेरे भाई? चलो अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़े होते हैं, जिसमें एडेनिन थायमिन से H बंध के द्विबंध तथा ग्वानिन साइटोसिन से। बच्चों ये जो एडेनिन है और थायमिन, ये हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड से, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? एमसीक्यू में दिया जा सकता है कि नाइट्रोजन क्षार किस आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं? डीएनए में नाइट्रोजन क्षार किस आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं? तो आप लोगों को वहां पर तुरंत ट्रिक कर देना है, हाइड्रोजन बंध। क्लियर है बच्चों बातें? क्लियर है ना यहाँ तक की बातें? अच्छा, ये बोल रहा है कि एडेनिन और थायमिन जो है ये हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन जो है, ग्वानिन और साइटोसिन ये बच्चों हाइड्रोजन के, यह हाइड्रोजन बॉन्ड के 3 आबंध से जुड़ते हैं। यानी ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में हाइड्रोजन का त्रिआबंध होता है और एडेनिन और थायमिन के बीच में हाइड्रोजन का द्विआबंध होता है। यहां तक की बातें समझ गए आप लोग? समझ गए ना? चलिए अगर यहां तक की बातें समझ गए तो वही यहां पर लिखा भी है कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़े होते हैं, जिसमें एडेनिन थायमिन से हाइड्रोजन बंध के द्विबंध तथा ग्वानिन साइटोसिन से हाइड्रोजन बॉन्ड के त्रिबंध से जुड़ा होता है। नेक्स्ट, डीएनए अणु में 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है। बच्चों यहां से अगर हम लोग कैलकुलेट करें 10 नाइट्रोजन क्षार, 10 नाइट्रोजन क्षार, ठीक है, 10 नाइट्रोजन बेस, ठीक है, 10 नाइट्रोजन बेस को आप लोग कैलकुलेट कर लो तो उनके बीच की दूरी कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। यहां पर इस तरीके से देखो, मान लो ये ना, देखो यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? 8 हो गया, और ये इधर 9 और ये वाला इधर 10, है ना? यहाँ पर भी तो है। तो देखो 10 लगभग बच्चों आप लोग 10 नाइट्रोजन क्षार कैलकुलेट कर लो और उनके बीच की आप लोग दूरी देखोगे तो 34 एंगस्ट्रॉम होगी लगभग, है ना? 35 भी हो सकती है, 33 भी हो सकती है, मतलब अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर बताया गया कि लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है। क्लियर है बातें? चलिए, 2 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, तो 2 नाइट्रोजन के बीच की दूरी मतलब इनके और इनके बीच की दूरी कितनी होगी बच्चों? 3.4 हो जाएगी। ठीक है, 2 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 3.4 हो जाएगी। यहाँ तक ये बातें समझ में आ गई? तो बस इतना चीज आप लोगों को लिख देना है। और यहाँ पे ये जो लघु खांचा है और ये दीर्घ खांचा है और ये केंद्रीय मुख्य कुंजी है, ये सब आप लोगों को यहाँ पर नहीं समझना है। आपके पेपर में आपके ये सब नहीं पूछे जाएंगे, बस इतना ही चीज आप लोगों को पूछा जाएगा। इस तरीके से आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा और ये चीजें जो मैंने बताई है आप लोगों को एकदम आराम से वहां पर छाप देने हैं पेपर में। ठीक है दोस्त? तो अगर इस तरीके से और अच्छे वीडियोस चाहते हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।